हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नेक्सस क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं विवेक राणा और मैं यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज के इस लेक्चर में बेटा हम 10th का जो हमारा 5th चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं इस चैप्टर को आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग 9th क्लास से मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब के बारे में बात करते आ रहे हैं। इस साल आपने केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स पढ़ा है। लास्ट चैप्टर आपने कार्बन पढ़ा है। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो करंटली टोटल एलिमेंट्स है दैट इज 118, और उसमें से सिर्फ एक कार्बन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। सबसे पहले पीरियोडिक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर हमें उस चैप्टर का मतलब ही नहीं पता है कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं तो उसे लिंक करना काफी टफ हो जाता है। टफ कह लीजिए या फिर ये कह दीजिए कि इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हमने मेनली जो पढ़ना है, सबसे पहले हमने समझना है कि पीरियोडिक टेबल इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है जी। इसमें तो हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है। तो हमारे चैप्टर का जो एनसीईआरटी के हिसाब से नाम है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो आज हमें जो करंटली पता है दैट इज 118, जिसमें से काफी जो है वो जो मतलब नेचुरली डिस्कवर्ड है, देयर आर फ्यू विच आर मैन मेड, जो लेबोरेटरीज में बनाए गए। ठीक है जी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो 118 एलिमेंट हमारे पास आज हैं वो फर्स्ट डे से ही पहले दिन ही डिस्कवर हो गए या फिर पहले दिन ही बन के रख गए होंगे। इन्हें मिलने में, बनाने में इनमें मतलब बहुत टाइम लगा होगा, मतलब लाइक 100 years और मोर देन दैट। तो और ऐसा भी नहीं है कि पहले दिन किसी को पता था कि भाई ये हाइड्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, या फिर ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, या फिर मतलब ये कैल्शियम है। तो ऐसा तो किसी को पता नहीं होगा, धीरे धीरे इनकी बारे में बातें पता लगी होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम जो ये वर्ड है पीरियोडिक, जो वर्ड है पीरियोडिक, इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर का नाम मैंने क्या बोला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू सम पीरियड। पीरियड का क्या मतलब है, सबसे पहली बात ये बात। तो बेटा पीरियड का बेसिक मतलब होता है कि कोई चीज जो आफ्टर सर्टेन टाइम रिपीट करे। ठीक है ना। पीरियड जो वर्ड का मतलब, जैसे आप देखिए स्कूल में आपके में कहते हैं कि भाई हमारा फर्स्ट पीरियड ये है, सेकंड पीरियड ये है, थर्ड पीरियड ये है। मान लीजिए आप डेली, आपका स्कूल सुबह लगता है 9 बजे से और 2 बजे तक आपका स्कूल है। तो डेली मॉर्निंग में एट 9 AM आफ्टर 24 आवर्स डेली, आज सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे, परसों सुबह 9 बजे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर 24 आवर्स सेम चीज रिपीट हो रही है। आपको फर्स्ट लेक्चर लग रहा है, मान लीजिए उसके बाद 40 मिनट्स का लेक्चर है, बेल रिंग होती है, सेकंड लेक्चर लगता है, करेक्ट 24 आवर्स के बाद फिर सेकंड लेक्चर लगेगा। तो हो क्या रहा है, आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर सर्टेन टाइम सेम चीज को का रिपीट होना, दैट थिंग इज कॉल्ड अ पीरियड। ठीक है। पीरियड का क्या मतलब है कि कोई चीज जो बार बार रिपीट हो रही है आफ्टर सर्टेन टाइम। तो ऐसे ही जो ये क्लासिफिकेशन भी है, इसमें पीरियड का क्या मतलब हुआ, इसमें पीरियड का मतलब ही है कि सेम चीज रिपीट हो रही होगी, एलिमेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रही होंगी जो सेम रिपीट हो रही होंगी आफ्टर सर्टेन टाइम। दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और द टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए एक तरीके से समझिए कि जैसे है पीरियोडिक टेबल, है ना। इसका मतलब सबसे पहले समझे, कोई टेबल है, टेबल आपको पता है किसी भी तरह की टेबल हो सकती है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है जी। अब 30 बच्चे हैं, मैंने देखा कि यार सबके नाम याद रखने तो थोड़े मुश्किल हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ 4-5 बच्चों का ग्रुप है, वो सिमिलर से वो पढ़ने पे बहुत ध्यान देते हैं। 4-5 बच्चे हैं जो खेलने पे बहुत ध्यान देते हैं, उनका खेलने में मन लगा रहता है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ही नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुपिंग कर ली एक तरीके से कि हाँ यार ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इस तरीके से मैंने अलग अलग तरह में बच्चों को क्लासिफाई कर लिया। अब उनमें से मुझे कोई भी दिखेगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज जनरली ऐसी है। तो काइंड ऑफ ग्रुपिंग कर ली गई कि हाँ भाई जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उन्हें एक साथ रख दिया गया। अब 30 बच्चों का अलग अलग जानना काफी मुश्किल था, लेकिन ग्रुप बनाए, मैंने देखा कि 5 या 6 ग्रुप में पूरी क्लास क्लासिफाई होगी। अब मैंने उन पांचों की प्रॉपर्टीज, पांचों 6 ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली एंड आई प्रिडिक्टेड दी प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स। एक ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें अब जो भी है उसकी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी होगी, सेम नहीं सिमिलर टाइप की।
कि हाँ भाई अगर ये इस तरीके से, अब मान लीजिए जैसे हमारा जो चैप्टर था मेटल्स नॉन मेटल्स, उसमें क्या था, एलिमेंट्स को दो उसमें डिवाइड कर दिया गया था, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी लूज करने की इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन देने पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो क्या थी वो भी ग्रुपिंग थी, किनकी थी, एलिमेंट्स की। एसिड्स बेसिस, कंपाउंड्स को हमने एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में क्लासिफाई कर लिया। तो क्या हुआ, एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, तो भाई जो भी कोई कंपाउंड उस तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगा तो हमने उसे एसिड बोल दिया। कोई एक अलग तरह की दिखा रहा है जो जिसे हम बेस बोल देते हैं, वो बेस हो गया, तो ग्रुपिंग हो गई, सॉल्ट्स हो गए। तो उससे क्या हुआ, पूरे कंपाउंड्स को पढ़ना आसान हो गया। ऐसे ही इस टेबल का, ये जो पूरी की पूरी जो टेबल है हमारे पास 118 एलिमेंट्स की, इसमें हमने ग्रुपिंग कर दी कि भाई ये वाले एलिमेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं, ये वाले एलिमेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, इनकी ये प्रॉपर्टी, इनकी ये। 118 के बारे में इंडिविजुअली जानना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे जो आज की जो करंट पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल, आपको शायद पता होगा, देयर इज 18 ग्रुप्स, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो उन्होंने 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं उनको एक साथ रखा। तो अब क्या है, तुम्हें 118 की जगह सिर्फ 18 ग्रुप्स के बारे में अच्छे से जानना है, एंड देन यू कैन प्रेडिक्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सेम ग्रुप की। मतलब एक की तुम्हें पता लग गई कि मान लीजिए ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट उसी तरीके से बिहेव करेंगे ऑलमोस्ट। ऑल्दो देयर विल बी फ्यू एक्सेप्शंस, बट एक्सेप्शंस का गेम अभी आपके में यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए, पीरियोडिक टेबल का बेसिक मतलब क्या हुआ, एक टेबल जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन टाइम रिपीट हो रही है, दैट इज पीरियोडिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये वेव है, इसमें अगर आप देख रहे हैं यहां से और इसको देखें, यही सेम चीज यहां से और यहां के बीच में देखिए, ऐसे ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, ये सेम चीज रिपीट हो रही है, दैट इज पीरियोडिक। तो ये चीज का पीरियोडिक फंक्शन ये सेम चीज रिपीट हो रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पीरियोडिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि भाई हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बाबर ये था, औरंगजेब ये था और ये सब चीजें। यहाँ पे हिस्ट्री का बेसिक मतलब है कि जो हमारे पास जो आज करंट पीरियोडिक टेबल है, उससे मैंने वही बताया था भी कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही हमें सबके बारे में पता था, टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हमें सारे एलिमेंट्स के बारे में पता था, हमने सीधी टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल, काम खत्म हुआ। इतना होता तो बहुत ही आसान था। इनिशियली कुछ एलिमेंट्स पता लगे होंगे, 10-20 एलिमेंट्स पता लगे होंगे, तो उनके बारे में कुछ बात की गई होगी। 10-5 होंगे तो तब तक तो उन्हें इंडिविजुअली भी पढ़ाया जा सकता था। बट इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ मतलब एक तरह से बोला था कि हाँ यार, उन्होंने क्या किया, जो पहले साइंटिस्ट थे दैट वाज डॉबर्नियर। उन्होंने क्या किया, जो डॉबर्नियर साहब थे, उन्होंने क्या किया कि जितने भी उस वक्त तक एलिमेंट्स थे उन्होंने उनकी 3-3 की ग्रुपिंग कर दी। इसीलिए उनकी जो स्टडी है उसको बोला जाता है डॉबर्नियर ट्राइड्स। 3-3 में ग्रुप कर दिया। मान लीजिए आपके पास 15 एलिमेंट्स हैं, तो आपने क्या किया, 3-3 के 5 ग्रुप बना दिए। अब किस हिसाब से 3-3 के ग्रुप, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, इन्होंने क्या किया, डॉबर्नियर साहब ने, इन्होंने 3-3 की ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग में इस तरह से किया, जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है, कोई ए, बी और सी। इन्होंने कहा कि ये जो मैंने तीनों की ग्रुपिंग की है, ये मैंने इस तरह से की है कि इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, मतलब कि ए से ज्यादा मास होगा बी का, बी से ज्यादा मास होगा सी का। ठीक है, ये मैं एबीसी समझा रहा हूँ, बेसिकली जो ट्राइड्स हैं उनका एग्जांपल बाद में दूंगा। तो मेनली इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इन्होंने कहा कि जो मास ए का है, जो मास बी का है और जो सी का है, ये इंक्रीजिंग है, मतलब ए से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा सी का। और इन्होंने ये कहा कि जो बी का एटॉमिक मास है ना, दैट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी। ए और सी के मास के एवरेज जो होगा वो भी होगा या फिर उसके आसपास होगा। तो इस तरह से इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में 3-3 के ग्रुप्स को लगाया कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनका सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन्होंने कहा कि लिथियम से ज्यादा मास होता है सोडियम का और उससे ज्यादा होता है पोटेशियम का। लिथियम का मास होता है 7, इसका होता है 23 और इसका है 39। ये आपको पता होगा एटॉमिक मास, एटलीस्ट आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पता होने चाहिए, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी मतलब इस तरह से, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, मतलब ये सारे के सारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो एकदम टिप्स पे होने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 20। ठीक है, तो लिथियम
सोडियम पोटेशियम इन्होंने लगाए लाइन से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, और इन्होंने कहा कि जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा दैट विल बी द एवरेज ऑफ अदर टू, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। करके देख लेते हैं। इसका एटॉमिक मास लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 2 इज 23। और देखिए सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही था। इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि यार ये तो बहुत सही है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने इनका भी क्या, वैसे तो कोई भी एक याद रख लीजिए दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन फिर भी जैसे अभी ये 3 मैंने लिखे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का मास है 35.5, ठीक है। ब्रोमीन का होता है 79.9 के आसपास, और शायद आयोडीन का है 127। तो अब देखिए इसमें तो करेक्ट एकदम वो आ गया, लेकिन इनमें भी क्या था, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कर लेते हैं 2 3 2 5 और 1 6 और 1, सही है जी। 162 डिवाइड बाय 2 दैट इज 81, ठीक है। तो देखिए ये भी कितना है, ऑलमोस्ट 80 है। तो 81 और 80 आसपास, ये मैंने वही बोला कि जो फर्स्ट और लास्ट का मास है उसका एवरेज लेंगे तो वो एग्जैक्ट या तो बीच वाले के उसके आसपास जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से 3-3 की ग्रुपिंग की, और 3-3 की ग्रुपिंग करने के बाद इन्होंने जो बात कही वो सही निकली। लेकिन कब तक, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे। इन्होंने तो जो बात की जो उस वक्त तक एलिमेंट डिस्कवर होते उनके हिसाब से थी, नए नए एलिमेंट्स आते रहे, देखा कि यार ये बात तो कुछ हद तक फिट हो रही है, देयर आर लाइक 3 4 5 6 ट्राइड्स बन पाए, उसके बाद ये बात गलत होने लगी। लेकिन इससे जो सबसे पहली बात, जो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डॉबर्नियर की, वो ये थी कि पहला कोई साइंटिस्ट था जिसने इस बारे में कुछ काइंड ऑफ सिमिलर बताया कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने बताया कि इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, और फिर जो आने वाले जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे उनके लिए वो चीज काफी हेल्पफुल हुई, ठीक है। तो डॉबर्नियर ट्राइड क्या है कि ग्रुपिंग की गई एलिमेंट्स की 3-3 में, जिसमें कि ये देखा गया कि फर्स्ट का एटॉमिक मास और लास्ट का एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज लेंगे तो मिडल वाले के एटॉमिक मास या तो उतना होगा या फिर उसके आसपास होगा, ठीक है। दैट इज डॉबर्नियर ट्राइड। फिर इसके बाद आए साहब न्यूलैंड। न्यूलैंड वर्ड देखिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए ट्राइड 3-3, अब अगले कौन है, न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब ने देखा कि यार डॉबर्नियर ने ऐसी बात की, तो उन्होंने भी क्या किया, जो उस वक्त तक इनके टाइम तक आई थिंक 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो इन्होंने क्या देखा कि 56 एलिमेंट्स को इन्होंने लगाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है जी। अब जिसका जो भी मास था, हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब उस वक्त तक नोबल गैस तो हुई नहीं थी, सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जनरली एलिमेंट्स को लगा दिया गया एक तरीके से, ठीक है बेटा। और इन्होंने जब वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगा दिया तो इन्होंने देखा कि यार जो एवरी 8th एलिमेंट है ना, जैसे मतलब फर्स्ट वाला कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है, वैसी ही सिमिलर प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट दिखा रहा है। दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कुछ इस तरह से था कि एवरी 8th एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो हमने सबको क्या किया, ऐसे लगाया कि भाई किसी भी तरीके से उनको लगा दिया, जैसे मास के बेसिस पे लगा दिया, जिसका मास 35 था, फिर उससे ऊपर 36 37 इस तरीके से लगाया, और हमने देखा जो फर्स्ट वाला है और जो 8th वाला है उसकी सेम प्रॉपर्टी है, जो सेकंड वाला है 9th वाला है उसकी सेम प्रॉपर्टी है। सो एवरी 8th एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन। और इनकी बात फिट इन हो गई, काफी हद तक फिट इन हुई, लेकिन वो फिट इन हुई सिर्फ कैल्शियम तक। जैसे कि ये देखिए, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी, थोड़ी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी, थोड़ी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने कहा यार ये तो बहुत सही है, लेकिन ये बात असलियत में क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर आज के टाइम पे 20 है, सिर्फ वहां तक ये फिट इन हुई, उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। बट हाँ, एक पहले था 3-3 में क्लासिफाई करके, अब एवरी 8th के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुई। और ये जो क्लासिफिकेशन थी इन्होंने ये म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से बोली, कि जैसे आपको पता ही होगा म्यूजिकल नोट्स हमारे क्या है, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। सा और सा 8th पे आते हैं, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा। तो उसमें क्या होता है कि एवरी 8th विल बी द सेम, है ना, म्यूजिकल नोट्स में ऐसे होता है। तो ऐसे ही इन्हों के एवरी 8th एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन,
ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है और इसके हिसाब से इन्होंने तो मतलब एक तरीके से पीरियोडिक फंक्शन की बात यहां से शुरू हुई है असलियत में। इन्होंने भी जो ये एलिमेंट्स थे ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे ही किए। ठीक है जी। अब इन दोनों के इस काम से, डॉबर्नियर ट्राइड से, न्यूलैंड से, जो आने वाले साइंटिस्ट थे उनों के लिए एक बात तो काफी क्लियर हो गई थी कि यार मतलब there is few properties of elements which are repeating itself after a certain time, मतलब कुछ एलिमेंट्स के बाद सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं और यही मुद्दा बना, यही असली कंसर्न बना आने वाले जो नई पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि इसके बाद मेंडलीव आई और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज की लेटेस्ट है। ठीक है ना। तो असलियत में स्टार्टिंग यही थी। तो ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री थी कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल का जन्म हुआ, कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाई गई। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट से बता सकते हैं। कोई भी डाउट है हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई किया जाए। और उसके साथ साथ बेटा एक चीज और है, ये तो जो समझ लिया वेरी गुड। इसके साथ साथ प्लीज डू रीड दी एनसीईआरटी बुक, और कोई और रेफरेंस बुक है तो वो भी पढ़िए। क्योंकि देखिए समझ लेना एक चीज है, उसको रीड करके उसे एग्जैक्टली कैसे लिखना होगा, कल को अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहां पे लिखने का भी वो आएगा। तो भाई वो आपको लिखना जो है वो आप रीडिंग करके ही सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो प्लीज डू रीड द बुक्स, और इन केस ऑफ एनी डाउट्स कमेंट ऑन दी वीडियो, और उसके बाद आपको जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई किया जाए। आई होप आपको दोनों के दोनों जो ये हमारे आज की जो एक तरह से जो दोनों की दोनों क्लासिफिकेशन थी अलग अलग तरीके से कि डॉबर्नियर और न्यूलैंड की, ये समझ में आई होगी। क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही हमने पढ़ना है किसको, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, और वो काफी इंपॉर्टेंट थी, उससे और काफी चीजें निकल के आई थी। बट ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है और स्कूल में इनके एक तरह से जो जैसे डॉबर्नियर ने क्या कहा उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट, न्यूलैंड की एवरी एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन इफ वी क्या अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इस तरह की चीजें आपके स्कूल में पूछी जा सकती हैं। कोई ट्राइड के बारे में पूछ लिया जाए, म्यूजिकल नोट से किस तरह से वो किया गया, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों। अब इनकी जैसे लिमिटेशंस थी, अब क्या है कि भाई कैल्शियम के बाद में ये चीजें फिट इन नहीं हुई। ठीक है ना। तो इन सब की जो लिमिटेशंस हैं वो आने वाली जो अगली मेंडलीव है उसमें काफी हद तक सही हुई। फिर मेंडलीव की जो कुछ लिमिटेशन होगी वो आगे मॉडर्न में होंगी। ठीक है जी। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा चलना है। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी और आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मजे से अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, टेक केयर।